नमस्ते। मारवाड़ सीरीज अपनी चल रही है और उसमें आज हम देख लेते हैं भाग 7 से। पहले 6 भाग हमने देख लिए और छठे भाग में हमने महाराजा अजीत सिंह के बारे में देखा और अंत में हमने देखा था कि 1724 में महाराजा अजीत सिंह की बख्त सिंह ने हत्या कर दी थी, जो उनका पुत्र था। अजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा बने अभय सिंह। इनका कार्यकाल रहा 1724 से 1749। एक्चुअली अभय सिंह के कहने पर ही बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो उसमें मेन जो व्यक्ति थे वो अभय सिंह थे। जब अजीत सिंह की मृत्यु हुई उस समय अभय सिंह दिल्ली में थे और दिल्ली में ही जो है उनका राज तिलक हुआ। इनके काल की एक जो प्रमुख घटना अपने को देखने को मिलती है वो है 1730 में खेजड़ली में 363 स्त्री और पुरुष, ठीक है, इनकी जो है हत्या हो गई। और ये किसके कारण हुई? यहाँ का खेजड़ली का हाकिम था गिरधारी दास। वो हमें ध्यान में है सारा प्रकरण कि किस तरह से पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़ली गांव में ये प्रकरण हुआ। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा अभियुक्त था गिरधारी दास और इसी की वजह से खेजड़ली में भाद्रपद शुक्ला दशमी को एक मेले का आयोजन किया जाता है इनकी याद में। ठीक है, तो अभय सिंह के काल की यही एक महत्वपूर्ण घटना हुई। अभय सिंह ने अपने जीवन में कुछ निर्माण भी करवाए, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो महाराजा अजीत सिंह ने मंडोर में एक पहाड़ी को काटकर वहाँ एक वीरों का दालान बनाया था। ठीक है, और अजीत सिंह ने क्या किया? अभय सिंह ने उसी वीरों के दालान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनवाई, यानी उसी परिसर में पहाड़ी को काटकर और देवी देवताओं का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा अभय सिंह जी ने मंडोर में महाराजा अजीत सिंह का स्मारक बनवाया। इसका काम इन्होंने शुरू करवाया। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसके निर्माण कार्यों में हम देखें कि जो वीरों का दालान अजीत सिंह ने मंडोर में बनवाया था, ठीक है, पाबूजी आदि वीर उसमें थे, उसी जगह पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का निर्माण अभय सिंह जी ने करवाया। और अभय सिंह जी ने मंडोर में अजीत सिंह जी का स्मारक का निर्माण भी शुरू किया। हालांकि वो पूरा इनके काल में नहीं हुआ। इनके काल के अगर साहित्यकारों के बारे में अपन देखें तो कर्णिदान इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, सूरज प्रकाश। और इस ग्रंथ में राठौड़ों की 13 शाखाओं का जो है वर्णन किया हुआ है, प्लस जयचंद से लेके अजीत सिंह तक का इतिहास अपने को इस ग्रंथ में मिलता है। इसके अलावा भट्ट जगजीवन, इनको हमने देखा था कि ये महाराजा अजीत सिंह के कार्यकाल में भी थे, जहां इन्होंने अजीतोदय लिखा था। ठीक है, और अभय सिंह जी के राज्य में भी थे, यानी इनके कार्यकाल में भी ये जीवित रहे और इन्होंने अभयोदय लिखा। तो अजीतोदय और अभयोदय दोनों रचनाएं भट्ट जगजीवन की है। भट्ट जगजीवन के अलावा अजीत सिंह जी के काल के एक और विद्वान का जो है अपने को इसमें उल्लेख मिलता है, वो है सुरति मिश्र।
सुरती मिश्र, ठीक है। इनकी रचना थी अमर चंद्रिका। एक्चुअली अमर चंद्रिका जो है वो टीका है, और ये किसकी टीका है? बिहारी सतसई की। उस समय तक बिहारी सतसई जो है बड़ी प्रसिद्ध हो गई थी। अपने को ध्यान में है कि बिहारी सतसई में बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए मुद्रा जो है, स्वर्ण मुद्रा, महाराजा जय सिंह के द्वारा दी जाती थी। और उसी बिहारी सतसई की टीका अमर चंद्रिका है, जो किसने लिखी? सुरती मिश्र ने। अभय सिंह, हाँ, सुरती मिश्र के अलावा एक कवि और थे, कवि पृथ्वीराज। इन्होंने अभय विलास, अभय विलास इस ग्रंथ की रचना की, ठीक है। तो ये हो गए अपने अभय सिंह जी। अभय सिंह जी की मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठे वो इनके पुत्र राम सिंह बैठे, जिनका कार्यकाल बहुत ही अल्प समय के लिए रहा। महाराजा राम सिंह 1749 से 1751 तक। हालांकि इनकी मृत्यु जो है वो तो 1772 ईस्वी में हुई थी, लेकिन राजगद्दी पे बैठने का जो सुख है वो इनको 2 साल का ही मिला। कारण क्या हुआ कि हमने देखा था कि अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह ने महाराजा अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो जब तक अभय सिंह गद्दी पर बैठे तब तक तो वो बड़े थे, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन जैसे ही राम सिंह गद्दी पर बैठे और बख्त सिंह ने विद्रोह कर दिया, तो बख्त सिंह ने विद्रोह कर दिया और इन्होंने क्या किया? मराठों की सहायता ली, मराठों की सहायता ली। और उनकी सहायता से मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की सहायता से राम सिंह को इन्होंने हरा दिया और राम सिंह को यहाँ से निर्वासित कर दिया और खुद जो है गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। तो अब बैठे थे गद्दी पर बख्त सिंह, पर बख्त सिंह को भी राजकाज संभालने का ज़्यादा समय मिला नहीं। ये केवल 1 साल ही गद्दी पर बैठ सके, 1751 से 1752 तक। और 1752 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अपन ने पहले देखा था कि यही वो आदमी हैं जिसने अजीत सिंह की सोते हुए हत्या कर दी थी, ठीक है। अब बख्त सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र विजय सिंह, ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बख्त सिंह जी ने अपने कार्यकाल में नागौर में एक आब हवा महल, इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो विजय सिंह जो है बख्त सिंह की मृत्यु के समय कहाँ थे? मारोठ में। और वहीं जो है इनका मारोठ में ही क्या हुआ? राज तिलक हुआ। लेकिन समस्या क्या हुई कि विजय सिंह जब गद्दी पर बैठे, इनका कार्यकाल जो है 1752 से लेके 1793 ईस्वी तक रहा। विजय सिंह के कार्यकाल में हमको देखने को मिलता है कि राम सिंह जी जो थे इन्होंने वापस विद्रोह कर दिया। जिस प्रकार राम सिंह को बख्तावर सिंह ने जयप्पा सिंधिया की मदद से देश निकाला कर दिया था और गद्दी पे अधिकार कर लिया था, उसी प्रकार राम सिंह जो है वो मराठों को लेकर मारवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए आ गए। तो हम देख लेते हैं अब विजय सिंह का कार्यकाल, ठीक है ना। ये सिस्टम समझ में आ गया अपने को? वापस देख लो। अजीत सिंह गद्दी पर बैठे थे, अजीत सिंह के जो पुत्र थे उसको आप देखो,
अजीत सिंह के पुत्र अभय सिंह, और इधर जो है वो बख्त सिंह। ठीक है, अभय सिंह का जो पुत्र था वो राम सिंह, और बख्त सिंह के जो पुत्र हैं वो है विजय सिंह। ठीक है ना। तो सबसे पहले अजीत सिंह गद्दी पे बैठे, फिर अभय सिंह बैठे, फिर अभय सिंह के बाद राम सिंह बैठे, और फिर बख्त सिंह बैठे, और फिर विजय सिंह बैठे। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो क्लेश हुआ वो अपने को ध्यान में है। फिर इन दोनों के बीच में भी जो है लड़ाई झगड़ा चालू रहा। अब देख लेते हैं अपन विजय सिंह को। विजय सिंह कार्यकाल रहा 1752 से लेकर 1793 ईस्वी में। अपने को ध्यान में है इनका राज तलक कहाँ हुआ था, मारोट में हुआ था। अब जो है राम सिंह ने क्या किया, मराठों की सहायता ली। मराठों की सहायता ली, ठीक है, और मराठों अप्पाजी सिंधिया इसको लेकर ये मारवाड़ पे चढ़ाई के लिए आ गया। और इधर विजय सिंह ने प्लस बीकानेर प्लस किशनगढ़, बीकानेर के जो राजा थे वो थे गज सिंह, और किशनगढ़ के राजा थे बहादुर सिंह। इनके बीच में युद्ध हुआ। राम सिंह मराठों को लेकर, इसके पास अप्पाजी सिंधिया भी थे, ठीक है, और ये जो है इसने नागौर का घेरा डाल लिया, और इन्होंने विजय सिंह, बीकानेर के गज सिंह और किशनगढ़ के बहादुर सिंह, इनकी सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। राम सिंह के पास सेना खूब थी, ठीक है। फिर विजय सिंह यहाँ से बीकानेर चला गया, वहाँ गज सिंह ने उसका काफ़ी सम्मान वगैरह किया। मामला जो है गंभीर होता गया कि हाँ, तो नागौर का घेरा डाल दिया, और मराठे जो है लगातार बीकानेर को परेशान करने लगे। अब इसका कोई हल झगड़े का दिखा नहीं, तो 1756 में मराठों के बीच में और विजय सिंह के बीच में एक संधि हुई। इस संधि में जो है दो लोगों ने मदद की। वो था पहला तो फतेहचंद सिंघवी और देवीचंद महासिंगोत। इन दोनों ने संधि में मदद की, और इस संधि के फलस्वरूप क्या हुआ, राम सिंह को, इनको जो है सोजत, माठोत और जालोर, ये परगने यानी आधा राज्य के आसपास वो दे दिया राम सिंह को, और बाकी आधा राज्य जो है वो मिला विजय सिंह को। प्लस मराठों को क्या मिला, मराठों को मिला 51 लाख रुपए और अजमेर का सूबा, ठीक है। तो इस संधि के फलस्वरूप क्या हुआ कि बीकानेर जो राज्य है वो आधा आधा बांट दिया गया। आधा राम सिंह को मिल गया, जिसमें क्या जालोर, सोजत और माठोत, और 51 लाख प्लस अजमेर, ये किसको देना पड़ा, मराठों को देना पड़ा। तो हमने ये देखा कि जब जब मराठे राजस्थान में आए और जब जब
राजस्थान के किसी भी राजा ने मराठों की सहायता ली तो अंत में उसको परेशानी होना पड़ा, और जो है मराठों को केवल एक चीज़ से लेना देना था, रुपए से। कई बार तो ऐसी स्थिति होती थी कि दो मराठा सरदार दोनों पक्षों का पक्ष ले लेते थे। होलकर एक का पक्ष ले लेता था, सिंधिया दूसरे का पक्ष ले लेता था। ठीक है, पैसे के अलावा उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि जब पानीपत की लड़ाई हुई तो राजपूत जो राजा थे उन्होंने मराठों का सहयोग करने से लगभग किनारा ही कर लिया। उसका कारण भी यही था। अब देखें आगे, हमने देख लिया कि इन दोनों में संधि हो गई और शांतिपूर्वक मामला चल गया, और फिर 1772 के आसपास जो है वो राम सिंह जी की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। अब जो है लगभग इस काल में अपने को मुगलिया सल्तनत जो है वो कमज़ोर पड़ गई थी। अब बादशाह के पास जो है उतना मामला रहा नहीं। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही बादशाह केवल नाम भर का प्रभुत्व रहा था, और क्योंकि दक्षिण में मराठे आ गए थे, इधर राजपूत भी स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, और उधर जो है बंगाल में भी जो है अवध, बंगाल, ये सारे राज्य भी मुगल सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे। केवल जो है राष्ट्रपति जैसे होता है ना, उसकी मोहर से, और उसको केवल एक आदर देते थे, उसको एक मुखिया जो है मानते थे। तो विजय सिंह और राजपूतों के दूसरे राजाओं ने भी उस समय अपने यहाँ टकसालें स्थापित करने का अधिकार जो है बादशाह से मांग लिया, और इन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए साहब। ठीक है, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, विजयशाही सिक्के। और इन सिक्कों पे क्या होता था, एक तरफ बादशाह का नाम खुदा रहता था, दूसरी तरफ जोधपुर के राजा का या जोधपुर की जो भी निशानी होती थी, और उसी तरह दूसरे राज्यों में भी बादशाह के नाम से सिक्के ये खुद ही जारी करने लग गए थे। ठीक है, और अब इनके काल में, विजय सिंह के काल में, 3 प्रमुख युद्ध अपने को देखने को मिलते हैं मराठों से। सबसे पहले तुंगा का युद्ध। ठीक है ना, 1787 से ये तुंगा का युद्ध है। ये जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर लड़ा गया। उत्तराधिकार के प्रश्न पे लड़ा गया। इसको और भी स्पष्ट रूप से अपन जब जयपुर राज्य का इतिहास देखेंगे तो वहां देख लेंगे। इसमें एक तरफ तो था महादजी सिंधिया, ठीक है, और दूसरी तरफ विजय सिंह और प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जयपुर के थे। इस युद्ध में महादजी सिंधिया की पराजय हुई। ये राजपूताने के लिए बड़ा गौरव का क्षण रहा कि महादजी सिंधिया जैसा जो है एक मराठों का विशिष्ट सेनापति जो है वो राजपूतों के हाथों इस युद्ध में पराजय हुआ। अब क्या हुआ कि तुंगा के युद्ध का बदला महादजी सिंधिया से अपनी हार सहन हुई नहीं, और पाटन का युद्ध हुआ उसके बाद। ठीक है ना, ये 1790 के आसपास हुआ। इस पाटन के युद्ध में महादजी सिंधिया ने मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी और विजय सिंह को इस युद्ध में हरा दिया। ये जो युद्ध हुआ वो महादजी सिंधिया के जो 2 प्रमुख सेनापति थे, ठीक है, एक तो नाम आता है लकदा दादा, ठीक है, एक जनरल डी बोइने, ये एक फ्रेंच जनरल था। ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में सेना भेजी गई और पाटन के युद्ध में विजय सिंह की करारी शिकस्त हुई। इसके बाद पाटन के युद्ध में हराने के बाद ये लगातार मारवाड़ पे चढ़ाई करता गया और डूंगा, ये मेड़ता के पास में है, इस युद्ध में भी महादजी ने विजय सिंह की सेना को करारी शिकस्त दी। तो अब हम देख चुके हैं कि मराठे जो है वो
लगातार यहाँ आक्रमण करते रहे और इस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मान जी ने 61 लाख रुपए लिए विजय सिंह से और अजमेर का सूबा अपने अधीन इसने कर लिया। अब देख लेते हैं अपन, विजय सिंह की एक पासवान थी गुलाब राय। ये जाट जाति की थी और दोनों में बड़ा प्रेम था। श्यामल दास जो है, जिन्होंने वीर विनोद की रचना की, ये तो यहाँ तक कहते थे कि ये जो गुलाब राय है ये जहांगीर के समय में, जैसे जहांगीर के समय में नूरजहां थी, जो शासन में पर्याप्त हस्तक्षेप रखती थी, ठीक है, उसी प्रकार का जो रुतबा वो गुलाब राय का जोधपुर में था। और ये रुतबा जो है सरदारों को सहन नहीं हुआ, इसलिए सरदारों ने षड्यंत्र करके 1792 में इसकी हत्या कर दी गुलाब राय की। गुलाब राय की हत्या के बाद विजय सिंह का राजकाज में बिल्कुल मन नहीं लगता था और वो उदासीन से हो गए थे। बड़ा गंभीर प्रेम इनका रहा। इस गुलाब राय ने कई सारे निर्माण कार्य करवाए जोधपुर में। उसमें सबसे पहले तो इसने गुलाब सागर तालाब, ठीक है, और झालरा बाग, ठीक है ना, इसका, और एक जो है कुंज बिहारी मंदिर, ये निर्माण कार्य गुलाब राय ने जोधपुर में करवाए। विजय सिंह जो है वो वैष्णव भक्त थे और इन्होंने भी जो है गंगा श्याम मंदिर, इसका निर्माण जोधपुर में करवाया। अब विजय सिंह जी के समय में एक ग्रंथ लिखा गया, विजय विलास, विजय विलास, ठीक है। इसके जो रचयिता थे वो बारठ बिशन सिंह, ठीक है ना। तो ये हमने विजय सिंह को देख लिया। विजय सिंह के राज्यकाल की प्रमुख घटना थी मराठों का जोधपुर में आगमन। हालांकि मराठों को कौन लाया? बख्तावर सिंह, ठीक है ना। और बख्तावर सिंह लाया, उसके बाद मराठे लगातार यहाँ से जो है पैसा वसूल करते रहे। और मुख्य रूप से अपने को ध्यान में रखना है टूंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध और डंगा मेड़ता का युद्ध, ठीक है। चलें आगे। भीम सिंह, इनका कार्यकाल रहा 1793 से लेके 1803 ईस्वी तक, ठीक है। ये बड़े उग्र और क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने कई भाइयों को मार डाला, जिनसे इनको ये आशा थी कि ये राजकार्य में बाधा पहुंचाएंगे। ऐसे लोगों को इन्होंने निपटा दिया। और इनका चचेरा भाई था मान सिंह, ठीक है, वो जो इनके बाद राजा बना, इनके डर से भाग के कहाँ चला गया? जालोर। वो अपन मान सिंह जी के समय देख लेंगे, ठीक है। इनके समय की जो प्रमुख घटना घटी वो थी कृष्णा कुमारी का रिश्ता। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से इनकी सगाई तय हुई, लेकिन क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बाद में जो कृष्णा कुमारी का विवाद आया वो मान सिंह के समय आया, वो अपन आगे मान सिंह में देख लेंगे। और दूसरा काम इन्होंने किया, जो अजीत सिंह जी का स्मारक बनना शुरू हुआ था, स्मारक
या देवल, ठीक है, वो भी इनके समय ही पूरा हुआ। ठीक है, तो भीम सिंह के समय में यही दो प्रमुख घटनाएं अपने को देखने को मिलती है। अब भीम सिंह के बाद राजा बने मान सिंह। इनका कार्यकाल रहा 1804 से 1843 ईस्वी। अपने को ध्यान में है कि ये भीम सिंह जी के चचेरे भाई थे, और जब भीम सिंह जी राजा बने तो उस समय ये भग के कहाँ चले गए, जालोर। ठीक है, क्योंकि भीम सिंह जो है क्रुद्र और उग्र स्वभाव के थे, अपने भाइयों को मारना उन्होंने शुरू किया, तो उनसे डर के ये जालोर चले गए और जालोर में ही रहने लगे। लेकिन क्या हुआ कि भीम सिंह ने लगभग 1803 में जालोर पे आक्रमण किया और जालोर को घेर लिया। अब जालोर के अंदर जो है रसद वगैरह की जो है समाप्ति हो रही थी, और मान सिंह ने तय किया कि अब जालोर को छोड़ दिया जाए। लेकिन जालोर के गढ़ के अंदर ही एक मंदिर था, जलंधर नाथ का मंदिर। यहाँ का पुजारी जो था वो था आयस देवनाथ। इसने इनको कहा कि अभी कुछ दिनों तक जो है आप जालोर के अगर गढ़ को खाली नहीं करते हैं और यहाँ जमे रहते हैं तो आपकी विजय निश्चित है, और इसके बाद आपका राजा बनना भी निश्चित है। तो संयोग देखो, आयस नाथ जो तिथि बताई थी वो बताई थी 21 अक्टूबर 1803। यहाँ तक जो है आपको यहाँ जमे रहना है। लेकिन भीम सिंह की 18 अक्टूबर 1803 में ही मृत्यु हो गई, और आयस नाथ की भविष्यवाणी के फलस्वरूप मान सिंह को जो है राजा बनने का अवसर मिला, जो कहीं से कहीं तक लग भी नहीं रहा था। इसलिए आयस देवनाथ से ये बड़े प्रभावित हुए, और जब ये राजा बने तो इन्होंने आयस देवनाथ को जोधपुर बुला लिया और गुलाब सागर की पाल पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, महामंदिर, और वहां का पुजारी किसको नियुक्त किया, आयस देवनाथ को। और राजकाज में हर सलाह ये आयस देवनाथ की लेने लगा। इससे हालांकि सरदार वगैरह बहुत नाराज हुए, और आगे हम देखेंगे कि मान सिंह के अंतिम काल में तो नाथों का प्रभुत्व और जो है इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, और अंग्रेजों ने जो है नाथों को गिरफ्तार कर करके काफ़ी सारे नाथों को तो अजमेर भेजा। ठीक है, तो आयस देवनाथ की सलाह लेने लगा। अब देख लेते हैं अपन कृष्णा कुमारी का प्रकरण। अब कृष्णा कुमारी के प्रकरण में क्या हुआ कि रिश्ता भेजा गया था भीम सिंह के लिए। भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद, ठीक है, उदयपुर ने जो है जयपुर के राजा जगत सिंह, इसके यहाँ रिश्ता भेज दिया कृष्णा कुमारी का, और इसने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन मान सिंह अब ये कहता है कि अगर एक बार रिश्ता जोधपुर आ गया तो आप वापस जगत सिंह को नहीं भेज सकते। ठीक है ना, और ये जो है जोधपुर की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया, जयपुर की भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। अब जोधपुर और जयपुर में लड़ाई हुई साहब। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ। ये पर्वतसर के पास है। जयपुर के राजा जगत सिंह के साथ बीकानेर के राजा सूरत सिंह और अमीर खां पिंडारी, ये भी साथ से, और इन्होंने गिंगोली के युद्ध में महाराजा मान सिंह को हरा दिया और जोधपुर पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, 1807 की यह प्रमुख घटना हुई। उधर कृष्णा कुमारी का क्या हुआ जो भी देख लेते हैं। दोनों में बहुत झगड़ा हो गया। ठीक है, तो महाराजा उधर भी महाराणा भीम सिंह थे, तो महाराणा भीम सिंह पे
इस पिंडारी अमीर ने, अमीर खान ने प्लस अजीत सिंह चुंडावत दोनों ने दबाव डाला कि इसको, ये झगड़े की जड़ है, इसको आप मरवा डालो। ठीक है, तो उससे परेशान होकर कृष्णा कुमारी ने 1810 में खुद ही जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ठीक है ना। अब इधर इन्होंने जोधपुर पे अधिकार कर लिया था, जोधपुर जीत लिया, मान सिंह को वहां से भगना पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि जोधपुर का एक मंत्री इंद्रमल भंडारी, ये बड़ा कूटनीतिक आदमी था। अमीर खां पिंडारी को तो बस पैसा चाहिए था। इंद्रमल भंडारी ने क्या किया, अमीर खां पिंडारी को कुछ पैसे दे दिए और अपनी तरफ इसको फोड़ लिया। अब जैसे ही जगत सिंह से अमीर खां पिंडारी अलग हो गया, जगत सिंह जो है वापस जयपुर की तरफ रवाना हो गए और जोधपुर पे वापस किसका अधिकार हो गया, मान सिंह का अधिकार हो गया। लेकिन इस पिंडारी की जो है लालच बढ़ती गई और इंद्रमल भंडारी भी ये चाहते थे कि ये यहाँ से निकल जावे। इसने क्या किया, इंद्रमल भंडारी और आई.एस. देवनाथ इन दोनों की जो है हत्या करवा। अमीर खां पिंडारी बदमाश आदमी तो था ही, इन दोनों की हत्या करवा दी। इससे मान सिंह जो है बड़े उदास हो गए, क्योंकि आई.एस. देवनाथ तो इनका गुरु था, उसकी भविष्यवाणी की वजह से ही इनको राज्य मिला, नहीं तो ये तो जालोर का किला खाली कर कर जा ही रहे थे। ठीक है, तो अब क्या सिस्टम हुआ कि इन्होंने अपना राजकाज जो सारा है वो अपने पुत्र छत्र सिंह उसको सौंप दिया, महाराज कुमार छत्र सिंह, लेकिन उसके बाद में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, छत्र सिंह को सौंप दिया। उसी छत्र सिंह ने इस अमीर खां पिंडारी से दुखी होकर 1818 में अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, अंग्रेजों से संधि कर ली। तो अंग्रेजों से संधि के समय जोधपुर का राजा कौन था, भीम सिंह। किसके नेतृत्व में की गई, तो इसका जो लड़का था छत्र सिंह, उसके नेतृत्व में अंग्रेजों से एक संधि पत्र बनाकर अंग्रेजों से संधि कर ली। और 1819 में जेम्स टोड जो है वो पॉलिटिकल एजेंट बनकर मारवाड़ भी आया। तो राजपुताने का जो है वो जेम्स टोड ही था, इधर उधर घूमता रहता था और इसने फिर 2 किताबें लिखी, वो अपने साहित्य वाले पोर्शन में देख ली है। ठीक है ना। अब अंग्रेजों से संधि हो गई, लेकिन क्या दिक्कत हुई, अब जब आई.एस. नाथ मर गया तो महामंदिर को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसको झगड़ा शुरू हुआ 2 लोगों के बीच में, एक लाडूनाथ और दूसरा भीमनाथ। लाडूनाथ जो था, ये लाडूनाथ ये तो था आई.एस. नाथ का पुत्र, और भीमनाथ जो था ये था भाई। इसने कहा मां मंदिर पे इसका अधिकार है। मान सिंह को बड़ी दिक्कत हुई कि ये तो आपस में झगड़ने लग गए, तो उन्होंने भीमनाथ के लिए एक उदय मंदिर का और निर्माण करवाया। एक नाथ मंदिर जोधपुर के राज्य से बाहर उदय ग्राम में उदय मंदिर का निर्माण करवा दिया और भीमनाथ को वहाँ का पुजारी नियुक्त कर दिया और माँ मंदिर में लाडूनाथ ही पूजा करता रहा। ठीक है। दूसरा एक काम हुआ 1835 में एरनपुरा में जोधपुर लीजियन, ठीक है ना, इसका गठन हुआ सब। ठीक है ना। एरनपुरा कहाँ है? सिरोही में। तो जोधपुर लीजियन का गठन हुआ। अपने को ध्यान में है कि 1857 की क्रांति में इसका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहा। उसके सैनिकों ने विद्रोह वगैरह किया था, फिर इधर आ गए थे, फिर विथोड़ा का युद्ध हुआ, वो सब अपन आगे तखत सिंह जी के कार्यकाल में देखेंगे। ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया, प्लस अब 1839 के आसपास नाथों की वजह से राज्य का कुप्रबंधन इतना बढ़ गया था कि सदरलैंड जो यहाँ का एजेंट था उसकी नियुक्ति हुई जोधपुर में, और इस सदरलैंड ने जोधपुर का सारा राजकाज जो है वो अपने हाथ में ले लिया और
नाथों पे जो है उन पर नियंत्रण पाने के लिए इनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी और काफ़ी सारे नाथों को तो गिरफ्तार किया गया और कुछ नाथों को गिरफ्तार कर करके अजमेर रवाना किया, कुछ को राज्य से निर्वासित किया, तब जाके जो नाथों का विद्रोह है ये थोड़ा सा कम पड़ा। ठीक है ना। तो अंग्रेज़ सेना इसमें रखनी पड़ी और यहाँ तक कि 1839 में तो जोधपुर से मान सिंह को भी बाहर जाना पड़ा। 1840 में वापस जोधपुर के किले में मान सिंह को प्रवेश मिला। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम मान सिंह के कार्यकाल में रहा था। अब इसके कार्यकाल में अपने को ध्यान है कि एक बांकीदास जिन्होंने जोधपुर की ख्यात लिखी, जोधपुर की ख्यात, बांकीदास की ख्यात भी कह सकते हैं आप उसको। ये बांकीदास है वो मान सिंह के कार्यकाल में थे, उनके कृपा पात्र थे, आश्रित विद्वान थे। ठीक है। इनके बारे में अपन ने साहित्य वाला जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने बांकीदास और नैणसी और इन सबको देख लिया है। आप अगर इसको जो देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। बांकीदास के बाद अपन देखें तो मान सिंह जो है अपने आप में खुद भी बड़ा विद्वान था। अपने को पता है कि ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। इसने नाथ चरित्र, 84 पदार्थ और जलंधर चरित्र, ये प्रमुख ग्रंथ हैं। और वैसे तो इसके कम से कम 20-25 ग्रंथों के नाम आते हैं किताबों में, लेकिन अब उतना याद करना आवश्यक भी नहीं है और होगा भी नहीं। तो ये जो प्रमुख है नाथ चरित्र, 84 पदार्थ और जलंधर चरित्र, इनकी रचना मान सिंह ने की थी। ठीक है। तो इस भाग के लिए इतना ही, तख्त सिंह से शुरू करेंगे। ठीक, मिलते हैं फिर।